तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज आपको उस शख्स की कहानी सुनाएंगे जिसका क्राइम का कैरियर ग्राफ तभी शुरू हुआ जब दगड़ी डॉन अरुण गवली, बाबू रेशम, रमा नायक एक तरफ और गुरु साटम दूसरी तरफ, अमर नायक और उसके साथी तीसरी तरफ, और नागपाड़ा डोंगरी इलाके में दाऊद इब्राहिम और पठान गैंग के आपस में टेरिटरी कंट्रोल को लेकर लड़ाई झगड़े चल रहे थे। उसी समय एक और नौजवान उससे थोड़ा सा हट के एक दूसरे इलाके में, जो सिवड़ी और परेल गांव के बीच में पड़ता था, उस इलाके में नया नया उठना शुरू हुआ था। लेकिन भले उनका नाम इन लोगों के बराबर का नहीं बन सका, लेकिन बहुत लंबे समय तक उसने मुंबई के अंडरवर्ल्ड में तहलका मचा के रखा। यहाँ तक कि अपने उस्ताद, अपने गुरु, उसको भी थप्पड़ मार दिया एक दिन। और एक लंबा समय, बहुत लंबे अरसे तक उसने मुंबई और उसके साथ के पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट थाना में अपने नाम का डंका बजाया। और वो शायद वो अकेला ऐसा डॉन था जो अंडरग्राउंड रह के, जिसको कहते हैं ऑन द रन, भागा हुआ, बड़े बड़े क्राइम करके पुलिस की नज़रों से बचते बचाते उस आदमी ने तकरीबन 21 साल तक पुलिस की आंखों में मिट्टी झोंकी, पकड़ा नहीं गया। पकड़ा जाता था, थोड़े दिन जेल में, फिर छूट के आके फिर बड़ा क्राइम करके फिर भाग जाना और पुलिस की नज़रों से दूर रहना। सालों सालों तक पुलिस उसको ढूंढती रहती थी, वो हाथ में नहीं आता। और उस शख्स का नाम है सुरेश मानसेकर, जिस इलाके की मैं आपको बता रहा हूँ जहाँ उसकी पैदाइश हुई। मुंबई के परेल इलाके में एक बहुत मशहूर कॉलेज है, एमडी कॉलेज, महर्षि दयानंद कॉलेज। उसकी बैक साइड में पीछे छोटी सी गली में, कोजाड़ सी लगते इलाके में एक झोपड़पट्टी थी, झुग्गी झोंपड़ी, हटमेट कॉलोनी। वहाँ पे उस आदमी का जन्म होता है और उस जमाने के बाकी उठ रहे अंडरवर्ल्ड सरगनाओं की तरह उसका पिता भी एक टेक्सटाइल वर्कर था। 6ठी जमात तक सुरेश मानसेकर म्यूनसिपलिटी स्कूल में पढ़ा, लेकिन उसके बाद पढ़ाई छोड़ दी। वहीं पे एक कंपाउंड था, वहाँ पे गराजेस बहुत हुआ करते थे, वहाँ छोटे मोटे काम करने लगा। लेकिन संगत कंपनी कुछ ऐसी मिली कि वो मेहनत का काम छोड़ के क्राइम की दुनिया में बढ़ता चला गया। और वहाँ वो एरिया, एक तरफ थोड़ा दूर जाओ तो आगे सिवड़ी एरिया लग जाता था, थोड़ा इधर आओ तो परेल लग जाता था। और दोनों वर्किंग क्लास एरिया, दोनों के अपने अपने दादा लोग। तो सिवड़ी में, उसी इलाके में जहाँ इसका गांव कह लो, इसकी बस्ती कह लो, वो हटमेट कॉलोनी कह लो, वहाँ पे एक उत्तर प्रदेश, उत्तर भारतीय, वहाँ का रहने वाला जनार्दन भैया एक बहुत पहुँचा हुआ आदमी था। उससे कोई उस इलाके में टक्कर लेने वाला नहीं था। और ये सुरेश मानसेकर ने उसको गुरु बना लिया, जिसको जना भैया बोलते थे। जनार्दन का शॉर्ट फॉर्म जना भैया, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश का, तो उसको भैया कहते, भाई नहीं कहते थे। जबकि उस समय पे रिवाज था कि जो आदमी भी अपना अंडरवर्ल्ड के साथ जुड़ा हुआ, या क्राइम की दुनिया से जुड़ा हुआ, छोटा हो या बड़ा हो, उसको भाई कहते थे।
और वैसे भी महाराष्ट्र में रिवाज है, आपसे अपने से बड़े को भाई कह देते हैं, सबको भाऊ कह दो, भाई कह लो। तो बहुत सारे लोगों से एक तकिया कलाम बना हुआ था कि किसी आदमी को खुश करना है तो उसको भाई कह दो, वो आदमी खुश हो जाता था। लेकिन ये अकेला शख्स था जनार्दन भैया, ये भैया के नाम से मशहूर हुआ, लेकिन तहलका उसका किसी लोकल दादा से कम नहीं था। उसके साथ रहते, उसके कारनामे देख के इस आदमी ने बहुत कुछ सीखा मन से कर। और 82 में जना भैया के कारनामे देख देख के इस आदमी ने जुर्म की दुनिया में कदम रख ही दिया। हफ्ता वसूली, एक्सटॉर्शन, दादागिरी, मारामारी, इस किस्म के काम अपने इलाके में करने लगा। और उसके साथ के इलाके काला चौकी, परेल और कुछ नागपाड़ा के एरियाज भी, जहाँ इसने अपनी दहशत बढ़ाई। और ये क्योंकि खुद एक टेक्सटाइल मिल के वर्कर का बेटा था, जो उस समय बहुत बड़ी स्ट्राइक से जूझ रहा परिवार था। वो बात हम बहुत बार आपको बता चुके हैं कैसे दत्ता सामंत ने पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की स्ट्राइक करवा रखी थी। 90-92% फैक्ट्री बंद थी और वर्कर लोग बेरोजगार घूम रहे थे। उसी समय उन्हीं दिनों में चलते हुए कहीं ना कहीं जो शाखा हुआ करती थी शिवसेना की, उसके वर्कर इस स्ट्राइक को खत्म करवाने की ताक में थे। बहुत सारे मिल मालिकों ने शिवसेना के साथ अंदर खाते साठगांठ कर रखी थी कि आप हमारे वर्कर्स को प्रोटेक्शन दीजिए ताकि हमारे वर्कर आए और हमारा काम चलता रहे। लेकिन जब वो टैक्टिक्स काम नहीं किए तो वर्कर्स को डराने के लिए वायलेंस का सहारा लेना पड़ा, जिसमें काफ़ी सारे शिवसेना के लीडर भी इन्वॉल्व हो गए। उसके चलते लोगों का आक्रोश भी बढ़ने लगा। और वही मौका था चलते चलते जब लोगों का एक बड़ा हिस्सा शिवसेना के साथ जुड़ने लगा, लेकिन एक हिस्सा शिवसेना के खिलाफ भी होने लगा। सभी महाराष्ट्र लड़के थे, सब एक ही कम्युनिटी के थे, लेकिन अंदर की दुश्मनियां उबलने लगी। उसके चलते शिवसेना नेताओं का वर्कर्स, टेक्सटाइल वर्कर के साथ गुस्सा, विरोध, तानातानी शुरू हो गई और बहुत सारे लोगों को वायलेंस का शिकार भी होना पड़ा। छोटे लेवल के वर्कर चोट खाते थे, मरते थे तो खबर नहीं बनती थी, लेकिन जब कोई बड़ा शिवसेना का लीडर या यूनियन का लीडर पे हमला होता था, जब मरता था, तो वो बहुत बड़ी खबरें बनती थी। तभी ये मीडिया, सोशल मीडिया, इसका ज़माना नहीं था। खबरों का जरिया सिर्फ ले दे के लोकल अखबार हुआ करते थे। बाहर के अखबार भी इन चीज़ों का नोटिस बहुत कम लेते थे। और लोकल अखबारों में भी अंग्रेज़ी मीडिया, इंग्लिश मीडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स तभी मुंबई में नहीं था, ये लोग भी कुछ दबा के खबरें छापते थे, क्योंकि उनकी ऑडियंस, उनकी रीडरशिप उन इलाकों में नहीं थी। अंग्रेजी के अखबार सिर्फ अपर मिडिल क्लास लोग और अमीर क्लास पढ़ा करती थी, और उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था कि सिवड़ी में दो ग्रुप में झगड़ा हुआ, कौन मरा कौन बचा, या परेल में क्या हुआ। क्राइम की इन खबरों से ये अखबार गुरेज किया करते थे। ज़्यादातर ये खबरें कवर करते थे लैंग्वेज पेपर, मराठी जिनमें मेन, और उसके बाद हिंदी, या कुछ खास इलाकों में जो साउथ मुंबई का इलाका था, वहाँ पे कुछ उर्दू के अखबार थे जिनमें इनकलाब और हिंदुस्तान ये काफ़ी मशहूर थे। इनमें क्राइम की दुनिया की खबरें छपती थी। लेकिन उनका जो दबदबा था ये उस समय के क्राइम की दुनिया के लोगों का,
वो मुंबई की ओवरऑल पॉपुलेशन तक नहीं पहुंचता था। एक लिमिटेड वर्ग तक ही इनका नाम और इनका तहलका दबदबा नोटिस किया जाता था, और उसका फ़ायदा सरकार, सरकारी तंत्र मंत्र और पुलिस वाले पूरा जम के उठाते थे। कहीं जातियाँ करते थे, वो भी रिपोर्ट नहीं होती थी। कहीं पैसा लेके रफा दफा कर देते थे, उनकी भी खबर नहीं छपती थी। सो वो दौर था। उस ज़माने में खड़ा होना और अपना नाम कमाना बहुत बड़ी बात होती थी। तो 1982 से लेके ये आदमी अपने दम बलबूते पे, और वो जो बेरोजगार वर्कर थे, उनमें से जो यंगस्टर थे 16, 17, 18, 19 साल के लड़के, उनको साथ मिलाता था, क्योंकि उनको इतनी सूझबूझ नहीं होती थी कि वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। उनको छोटे मोटे लालच के साथ में मिला लेना, लेकिन वो कोई अजीब बात नहीं थी। आज के दिन में भी अगर हम देखें, नॉर्थ इंडिया के जितने गैंगस्टर्स हैं, वो लॉरेंस बिश्नोई हो, नीरज भवाना हो, ये सब लोग आज भी यंगस्टर्स को पहले फंसाते हैं। आजकल जितने सीरियस क्राइम नॉर्थ इंडिया में हो रहे हैं, उनमें 80% से ज़्यादा क्राइम 20 साल की कम उम्र के बच्चे लोग कर रहे हैं। कई तो 16-17 साल के हैं, अब ये बालक भी नहीं हुए, और 4-4, 5-5 मर्डर केसेस में पकड़े हुए। ये आलम उस ज़माने में मुंबई में भी था। ऐसे यंगस्टर का सहारा लेके सुरेश मानसेकर ने एक बड़ा तकड़ा गैंग बनाया, और जब एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ाना होता है तो आसपास के इलाकों के दादाओं के साथ भी ताल्लुकात बढ़ाने पड़ते। उसी को लेके परेल के ही दूसरे एक डॉन गुरु साटम, उसके साथ सुरेश मानसेकर दोस्ती करता है। अपने पुराने उस्ताद जनार्दन भैया के साथ साथ वो गुरु साटम को भी अपना गुरु बना लेता है। 1988 में गुरु साटम गैंग के साथ पूरी तरह जुड़ जाता है। 6 साल तक अपना एक जगह बनाने के बाद गुरु साटम के साथ हाथ मिलाता है। कहीं ना कहीं उसको लगता था कि वो गुरु साटम के बराबर का दादा है, लेकिन गुरु साटम बहुत हंडा हुआ और बहुत एक्सपीरियंस अपने फील्ड का व्यक्ति था। उसको अपनी कमजोरियां भी पता थी और दूसरे की भी समझ लेता था। उसने कभी भी सुरेश मानसेकर को जो एहसास नहीं होने दिया कि तुम मेरे जूनियर पार्टनर हो और जा भी इस फील्ड में बच्चे हो। उसको तो ऐसे यंगस्टर चाहिए थे जो उसके एक इशारे पे कुछ भी करने को तैयार हो जाए, और उसको कुछ नहीं चाहिए था। और ये इसकी पूरी आर्मी यंगस्टर्स की, नौजवानों की, बच्चों की फौज, वो गुरु साटम को रेडीमेड मिल गई, और उसका फ़ायदा गुरु साटम ने बहुत उठाया। उन्हीं दिनों में 1 साल के अंदर अंदर 88 में गुरु साटम को ज्वाइन करने के बाद 89 में सिवड़ी इलाके में हफ्ते को लेके जो पैसा रोज़ का वसूली की जाती थी, उसको लेके झगड़ा होता है वहाँ के लोकल शिवसेना शाखा प्रमुख उसके साथ, जिसका नाम था विनायक वाबले। अब वो झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि सुरेश मानसेकर उसके साथी विनायक वाबले का कत्ल कर देते हैं। अब देखिए 89 में शिवसेना एक बहुत मजबूत पार्टी के रूप में उभर चुकी थी। बाला साहब ठाकरे का एक इतना बड़ा एक प्रभाव था पूरे राज्य में कि किसी की हिम्मत नहीं थी उनकी तरफ देखने की। बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स भले किसी पार्टी के हों, वो उनके घर जाके उनकी दर्शन करने पहुंचते थे, उनके दरबार में जाते थे, मातोश्री जाते थे। लेकिन इस शख्स ने, सुरेश मानसेकर ने, उन्हीं के एक शाखा प्रमुख को बहुत बुरी तरह मारा।
उसके साथ ये आदमी का नाम मुंबई के बहुत बड़े दहशतगर्द दादाओं में जुड़ गया। और गुरु साटम भी थोड़ा सा अलर्ट हो गया कि ये लड़का कुछ ज़्यादा ही स्पीड से आगे बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश की तो इनका झगड़ा हो गया। दोनों एक दिन बैठे शराब पी रहे थे। सुरेश मानसेकर को लगा कि ये गुरु साटम के भाई जैसा है, जूनियर नहीं है। शराब पी के किसी बात पे तू मैं हुई तो सुरेश मानसेकर ने अपने गुरु को थप्पड़ मार दिया। लेकिन तभी गुरु साटम ने किसी गुस्से से रिएक्ट नहीं किया। उसको लगा था कि अगर अभी मैं कुछ रिएक्ट करूंगा तो मामला बढ़ जाएगा। उसने बड़े तरीके से डिप्लोमेटिकली सिचुएशन को हैंडल किया, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में वो कसक थी, इस आदमी ने बहुत बड़ा काम कर दिया, इसका बदला तो लेना पड़ेगा। और वही बात हुई। सुरेश मानसेकर को इस बात की भनक लगी और वो बड़े तरीके से गुरु साटम का साथ छोड़ के मुंबई शहर छोड़ के उसके साथ लगते एरिया थाना में चला गया। थाना और उसके साथ लगते सैटेलाइट टाउनशिप, थाना, डोंबिवली, कल्याण, एक साथ में लगे हुए बड़े बड़े इंडस्ट्रियल टाउनशिप थी। वहाँ पे बहुत बड़ी आबादी में और लोकल लोग, महाराष्ट्रियन लोग सब बहुत बड़ी गिनती में रहते थे। अब इस आदमी के 82 से लेकर 92 तक, जब तक ये गुरु साटम के साथ था, इसके काफ़ी लिंक आसपास के इलाकों में भी बन गए थे। ख़ास तौर पे 89 में जो शिवसेना कारपोरेटर का, जो विनायक वाबले का जो मर्डर हुआ, उसके बाद जब ये पकड़ा गया तो इसको कल्याण जेल में रखा गया था, जहाँ पे इसकी दोस्ती कल्याण और डोंबिवली थाना, उन इलाके के बदमाशों से जो उसके साथ सजा काट रहे थे उनके साथ हो जाती, तो इसको एक सहारा वहाँ भी मिल जाता है। और ये सोच के बैठ जाता है कि जैसे ही मेरी ज़मानत होगी मैं वापस मुंबई नहीं जाऊँगा, इन लोगों के साथ मिल के काम करूँगा। और वहाँ भी इसके साथ जेल में वही लोग ज़्यादा जुड़े जो अंडर एज इन द सेंस 20 साल के नीचे के यंगस्टर जो मुंबई में इसके साथ काम करते थे। उनको जेल में बैठे बैठे इसने मुलाकात के दौरान उनको मैसेज दे के समझा बुझा के एक एक दो दो करके सबको वहाँ से निकाल के थाना, डोंबिवली, कल्याण एरिया में उनको रहने की ठहर दिलवा के अपने नए बने दोस्तों की मदद से उनको वहाँ पे काम पे लगा दिया। और जब तक ये आदमी अपनी पहली ज़मानत लेके बाहर आता है उस केस में, तो इसका गैंग ऑलरेडी अपनी जगह बना चुका था। सोचो ये अंडरवर्ल्ड की कहानियाँ देखने में, सुनने में बड़ी सीधी सादी लगती है कि उसका इतने लोगों का गैंग था, ये किया वो किया, लेकिन ये कैसे सब प्लान किया जाता है, कैसे प्रेपरेशन की जाती है, कैसे अपना एक अड्डा बिल्टअप किया जाता है, कैसे रिलेशन बनाए जाते हैं, कैसे कमाई के साधन ढूंढे जाते हैं, ये बहुत लंबी चौड़ी प्लानिंग का हिस्सा होता है। इसमें आदमी अपने सीनियर से, बड़ों से सीखता है और बाद में उनके पर्व के नीचे से निकल के अपनी उड़ारियाँ भरने लगता है। सुरेश मानसेकर उनमें से एक था और जेल से छूटने के बाद उसने जो कारनामे किए जो हैरत अंगेज करने वाले, 60 से लेके 70 नौजवानों का एक बड़ा ग्रुप इसने खड़ा कर लिया और उनका ख्याल भी बहुत रखता था। उनका खर्चा देना, उनके दुख तकलीफ में उनका साथ देना, उनके लिए खुद लड़ने मरने जाना, ये शायद अमर नायक की तरह
एक दूसरा बड़ा ऐसा डॉन था जो सारे काम खुद करने का शौकीन था। अपने आप को भरोसा बहुत था इसको, और जैसे अंग्रेजी में कहते हैं लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, ये खुद आगे चलता था, इसलिए इसके गैंग मेंबर्स इसकी रिस्पेक्ट करते, इसके लिए जान देते थे। अब जेल से छूटने के बाद डोंबिवली कल्याण में इस आदमी ने अपनी सल्तनत कैसे खड़ी की, और वो लोग जिन्होंने इसको वहाँ पे खड़ा होने की मदद दी थी, इसको शरण दी थी, इसकी मदद की, उन लोगों के साथ इसने क्या किया, और आने वाले सालों में वो मुंबई से ज़्यादा थाना डिस्ट्रिक्ट के कुख्यात गैंगस्टर में से एक बन गया, जिसके लिए वहाँ के मुंबई पुलिस कमिश्नर एस चक्रवर्ती, मुझे आज भी याद है, बाद में वो डीजीपी बने महाराष्ट्र के, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अनाउंस किया था द मोस्ट वांटेड क्रिमिनल इन थाने इज सुरेश मानसेकर। तो दोस्तों, आज के दिन इतना काफ़ी। कल मानसेकर के और किस्सों की बात करेंगे, क्यों उसको एक नंबर द मोस्ट वांटेड क्रिमिनल ऑफ थाने डिस्ट्रिक्ट कहा गया, क्या क्या कारनामे उसने किए, उनका चिट्ठा, उनकी पूरा वृत्तांत आपको आने वाले 3-4 दिन तक शायद सुनाते रहेंगे। अगर इसी तरह ये इन्फॉर्मेशन जो इतने दिनों से इकट्ठी की है उसमें और आगे बढ़ाई होती है तो और बहुत सारे किस्से सुनाएंगे, और साथ में उस ऑफिसर के साथ भी आपको एक खास वार्तालाप सुनाएंगे जिस ऑफिसर ने इसका एनकाउंटर किया था 2003 में। तो 21 साल के लंबे क्राइम लाइफ में इस आदमी के एक एक किस्से का जिक्र करेंगे, कहाँ पे वो बाजी मार गया और कहाँ पर वो हार गया। सो दोस्तों, आज के इतना काफ़ी, इंतज़ार कीजिए कल तक। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।